गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह का नमस्कार। चलिए लेकर हम आए हैं आज नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। ये फायर सोल्यूबल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया। फैट सोल्यूबल विटामिन होना चाहिए। पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में फैट सोल्यूबल विटामिन आर। ऑप्शन ए डी ई के, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ए बी सी, ऑप्शन डी बी और डी। देखिए सबसे पहले तो विटामिन क्या है। विटामिन सभी को मालूम है, एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं अपनी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और ये कैसे सॉल्युबल्स होते हैं आपको मालूम होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने सुना होगा। सबसे पहले तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स, और मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन। क्या होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप से मतलब कम लेवल में क्या होते हैं हमारी बॉडी में नीडफुल होते हैं, लेकिन नीड तो होते हैं, क्योंकि अगर इनकी भी डिफिशियंसी होती तो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ना तो बोलना चाहिए कि स्किन का रिपेयरमेंट, और ना ही प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी क्या होती है जो मेटाबॉलिज्म में डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो एक प्रकार का विटामिन क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ध्यान रखिएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो टू टाइप्स के होते हैं, सभी को मालूम है। एक तो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, और दूसरा होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं आपके। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डी ई एंड के। एंड बी और सी क्या होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, बी और सी क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल, और ए डी ई के क्या होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। समझ में आया। और विटामिन को किसने किया, तो फंक साइंटिस्ट फंक ने क्या किया था, सबसे पहले विटामिन की जो डिस्कवर किया था तो किसने किया, फंक ने किया था। तो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है आपका ए डी ई एंड के है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है आपका बी एंड सी है। समझ में आया। तो ये आपका हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मैच द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है फ्रंटल फ्यूचर किसको बोलते हैं, फ्यूचर नहीं सॉरी स्यूचर होना चाहिए, यहाँ पे भी प्रिंट मिस्टेक हो गया है, फ्यूचर नहीं स्यूचर। फ्रंटल स्यूचर, कोरोनल स्यूचर्स, लैम्डोइडल स्यूचर्स एंड फ्रंटल स्यूचर्स, कोरोनल स्यूचर्स, लैम्डोइडल स्यूचर्स एंड सजाइटल स्यूचर्स। फ्रंटल स्यूचर्स बोला जा रहा है बिटवीन टू फ्रंटल बोन। जब दो फ्रंटल बोन्स मिलती हैं तो क्या बनता है हमारा फ्रंटल स्यूचर्स बनता है। ठीक है। ये इसमें देखो, इसमें आगे पीछे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये डायरेक्ट जो ऑप्शन है उसका इसमें देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है, आगे पीछे कुछ भी ऑप्शन नहीं है। कोरोनल सूचर्स एंड लैम्डोइडल सूचर्स, ये भी कोरोनल सूचर क्या होता है फ्रंटल एंड पैराइटल। मैं आपको इसके पहले वाले सेशन में शायद ये क्वेश्चन बता भी चुकी हूँ। तो इस तरह से आपका कुछ ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, आपका हेड का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। इसमें से हमने बताया था आपको, इस तरह जो सामने वाला पोर्शन होता है वो आपका फ्रंटल कहलाता है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या होता है आपका बीच वाला पोर्शन, ये पैराइटल होता है दोनों साइड का। और यहाँ पे जो बनता है, और यहाँ पे एक प्रकार का आपका क्या शेप बनता है आपका ब्रिग्मा बनता है। ध्यान रखिएगा, चारों जब मिलते हैं यहाँ पे ब्रिग्मा बनता है, और यहाँ पे जो एरिया बनता है वो आपका बनता है लेम्डोइडल ऑक्सीपिटल। और ये जो पैराइटल वाला जो एरिया बनता है वहाँ पे बनता है क्या, लैम्डोइडल। और ब्रिग्मा कहाँ पे बनता है आपका, जब पैराइटल और फ्रंटल ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं बोन्स मिलती हैं तो वहाँ पे, और जाके आपका सजाइटल स्यूचर्स, फ्रंटल स्यूचर्स, सजाइटल स्यूचर्स और आपका कोरोनल स्यूचर्स, ये तीनों जब मिलते हैं, चारों मिलते हैं तो क्या होता है आपका यहाँ पे लैम आपका बनता है ब्रिग्मा। इसको हम बोलते हैं ब्रिग्मा। ठीक है। तो इस प्रकार से सूचर्स बनता है। तो जब दो फ्रंटल बोन मिलती हैं आपस में तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल सूचर्स बोलते हैं। कोरोनल फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, फ्रंटल और पैराइटल बोन जब मिलती है तो वो क्या होता है आपका कोरोनल सूचर होता है। वहीं पे हम बात करें लैम्डाइडल सूचर्स का, तो बिटवीन पैराइटल और अपर मार्जिन ऑफ ऑक्सीपिटल, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन मैंने आपको बताया है ब्रिग्मा और लैम्डा। तो पीछे वाला जो पोर्शन वो आपका कहलाता है लिम्डा। तो लैम्डाइडल सूचर किसको बोलते हैं, ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन जब मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं आपके लैम्डाइडल। सजाइटल सूचर्स क्या होते हैं, दो पैराइटल बोन जब आपस में मिलती हैं। इस तरह से जो दो पैराइटल बोन्स मिलती हैं, आपने देखा होगा ब्रेन में इस तरह से कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है। तो जो इधर पैराइटल और इधर भी पैराइटल, दोनों पैराइटल बोन जब आपस में मिलती है तो वो क्या कहलाती हैं, सजाइटल सूचर्स कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें तो देखो इसका ऑप्शन सीधा सीधा दिया है, वो ना आगे पीछे कोई भी ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो ए बी सी डी, ए का ए हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, सी का सी है और डी का डी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो भी दिया हुआ है सही आंसर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। आगे पीछे इसमें क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। समझ में आया। तो फ्यूचर तो सबको समझ में आ गया होगा। फ्यूचर्स क्या होता है आपका, कनेक्टिविटी ऑफ द बोन। बोन
आप द ब्रेन, ब्रेन का जब बोन क्या होता है आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूचर्स बोलते हैं। समझ में आए? जो फ्यूज होते हैं बोन्स, जो फ्यूज होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिविटी को क्या बोलेंगे, फ्यूज हो जाना, आपस में एक दूसरे के बीच में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, उस पार्ट को हम बोलेंगे क्या, स्यूचर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पायरिया इज डिसीज ऑफ द, पायरिया किसका डिसीज होता है, ध्यान रखिएगा, गम्स, स्किन, माउथ, टंग। तो किसका होता है पायरिया? पायरिया होता है आपका गम्स का, स्किन का नहीं होता है। गम्स में क्या होता है, इसमें गम्स क्या होती है, स्वेल्ड हो जाती हैं, पस फॉर्म होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, वो क्या कहलाता है आपका, पायरिया डिसीज होती है। और स्पेशली रूप से जब टीथ क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, सेंसिटिविटी, जो टीथ की सेंसिटिविटी क्या होती है, लॉस, जैसे कि मान लीजिए कि इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ना गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंड हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो टीथ की जो गम्स होते हैं वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं, इस कारण से उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो लॉस होने लगती है, और इस तरह में क्या होता है, पायरिया डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। और स्किन, स्किन का इन्फेक्शन तो है ही नहीं, ये माउथ का इन्फेक्शन नहीं है, टंग का इन्फेक्शन नहीं है, ये किसका इन्फेक्शन है आपका, गम्स का इन्फेक्शन है। मसूड़ा जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, मसूड़े। ठीक है, टीथ का इन्फेक्शन होता है ये। देन इसके बाद, विच पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय मलेरिया, मलेरिया में कौन सा बॉडी पार्ट्स आपका अफेक्ट होता है? तो ऑप्शन ए लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो मलेरिया में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है आपका, लीवर, लीवर पार्ट क्या होता है, मलेरिया में अफेक्ट होता है। ठीक है, किडनी, हार्ट और आपका जो ब्रेन है वो अफेक्ट लीवर मलेरिया में नहीं होता है, क्योंकि लीवर की जो साइज होती है वो इनलार्ज हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका मलेरिया में एनाफ्रीज मॉस्किटो को बाइट करने से आपका मलेरिया फैलता है। ठीक है, और स्पेशली रूप से क्या होता है इसमें, मतलब बोला चाहिए कि जो आरबीसी है, ठीक है, लीवर में ऐसा क्यों रीजन होता है, ये भी इसका भी एक रीजन, हिपैटोटॉक्सिसिटी ऑफ लीवर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या मिलता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, हिपैटोटॉक्सिसिटी ऑफ लीवर। मलेरिया में ऐसा होता क्यों है, देखिए जब एक तो सबसे पहले होता है आपका जो एंजाइम्स होता है वो सर्कुलेट होने लगता है लीवर में, और प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी ऑफ लीवर में स्टार्ट हो जाती है। या एंटी मलेरियल ड्रग्स अगर आप लेते हो, वो हाईली रूप से अगर ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी भी टॉक्सिसिटी लीवर में देखने को मिलती है। तो क्या होता है, हिपैटोमेगाली जिसको बोलते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, और लीवर की जो साइज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले जो बॉडी अफेक्ट होता है क्या होता है मलेरिया के टाइम पे, लीवर होता है। समझ में आया? जो ट्रांस एमिनेज जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, लीवर में सर्कुलेट होने लगता है, और प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होने की वजह से क्या होता है, लीवर की साइज जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पहला अफेक्ट पार्ट आता है आपका लीवर। देन उसके बाद आपका अफेक्ट आएगा किडनी, फिर उसके बाद आएगा आपका हार्ट, फिर ओवर ऑल ओवर बॉडी क्या होगी, इससे अफेक्ट आएगी। समझ में आया? तो फर्स्ट अगर अफेक्ट आएगा आपका तो कौन सा होगा, लीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एन एक्ट ऑफ पेनलेस पुटिंग पर्सन टू डेथ सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिस्ट्रेसिंग फेस नोन एज, पेनलेस पुटिंग। देखो इसमें क्या है, पेनलेस, पेनलेस मतलब उसको दर्द नहीं हो रहा है, पर्सन टू डेथ सफरिंग फ्रॉम क्योरेबल और डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग मतलब वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी तनाव में है, और वो चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, ठीक है, मेरी डेथ हो जाए। वो खुद वो इस तरह से सफ़र कर रहा है, इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस से, मरीज जो है वो इतना स्ट्रेस से, तनाव मतलब बोला चाहिए कितना इसको तनाव है उसके माइंड में, कि उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो चाह रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाए, इच्छा मृत्यु जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इम्बाल्मिंग, ऑप्शन बी ऑटोप्सी, ऑप्शन सी यूथनेसिया, ऑप्शन डी एनाप्टिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्ट पेनलेस, मतलब वो पेनलेस है, वो खुद की स्वेच्छा से पर्सन चाहता है कि डेथ हो जाए हमारी, क्योरेबल और डिस्ट्रेसिंग, क्योरेबल होना चाहता है, और डिस्ट्रेसिंग मतलब उस स्ट्रेस से वो बाहर आना चाहता है, उसको हम बोलते हैं यूथनेसिया। जैसे मान लीजिए कैंसर का पेशेंट हो गया, कैंसर का पेशेंट हमेशा चाहता है कि अब वो इससे ज़्यादा सफ़र, थर्ड स्टेज वाला पेशेंट हमेशा चाहता है कि हमारी मृत्यु हो जाए, वो इच्छा मृत्यु चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, अब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या चाहता है, डेथ सफरिंग, मतलब इस तरह की कंडीशन में अगर वो सफ़र कर रहा है तो वो खुद से चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूथनेसिया। एक टर्म आप ध्यान रखिएगा, जो यू वर्ड अगर आता है, यू वर्ड, जैसे यूटोसिया होगा, यूथनेसिया हो गया, तो यू वर्ड अगर आता है मतलब नॉर्मल कंडीशन, जैसे आपने यूटोसिया सुना होगा, यूटोसिया, यूटोसिया मतलब होता है नॉर्मल लेबर, यूटोसिया हम क्या बोलेंगे, यूटोसिया आप बोल सकते हो, नॉर्मल लेबर। यू वर्ड मतलब समझना कि नॉर्मल, कोई एब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल लेबर इसको हम बोल सकते हैं। यू वर्ड अगर कहीं पे भी आता है ध्यान रखिएगा, जैसे यूटोसिया हो गया, ठीक है, नॉर्मल लेबर हो गया आपका, समझ में आया। अगर यहीं पे डिस्टोसिया हो जाता, डिस्टोसिया तो पेनफुल लेबर, डिस्टोसिया या एबनॉर्मल लेबर आप बोल सकते हो, एबनॉर्मल लेबर। तो लेबर जो एबनॉर्मल अगर होता है वो डिस्टोसिया कहलाएगा, और यूटोसिया अगर है तो नॉर्मल लेबर कहलाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर पेशेंट खुद से चाहता है कि उसकी डेथ हो, तो यहाँ पे इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, यूथनेसिया बोलते हैं। यहाँ पे दो वर्ड और हैं, इम्बाल्मिंग, इम्बाल्मिंग मतलब होता है प्रिजर्व ऑफ द डेथ बॉडी, मतलब डेथ के बाद बॉडी को प्रिजर्व करना,
आप देखते हो कि जैसे कि मतलब फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई पर्सन बहुत दूर है, तो बोलते हैं कि इसको प्रिजर्व करके रखो, बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बॉडी का निरीक्षण करना होता है, या उसको मान लो अगर कहीं पे अगर मेडिकल कॉलेज में वगैरह में अगर बॉडी हॉस्पिटलाइज अगर करना है बॉडी को, तो उसकी बॉडी को क्या करते हैं 1 मंथ 1 ईयर मतलब इस तरह से प्रिजर्व करके बॉडी को रखी जाती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाल्मिंग प्रोसेस। मतलब बॉडी को प्रिजर्व करना, आफ्टर डेथ बॉडी को प्रिजर्व करना, उसको सुरक्षित रखना कि बॉडी खराब ना हो, बॉडी सड़ने ना पाए, बॉडी गले ना, तो इस कंडीशन में उसको प्रिजर्व करना कहलाता है इम्बाल्मिंग। ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जब पर्सन का पोस्टमार्टम होता है, आफ्टर डेथ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे कोई पर्सन क्या होते हैं पॉइजन खा के सुसाइड कर लेते हैं, मतलब स्पेशली रूप से मतलब वो बोलना चाहिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है, पोस्टमार्टम आप बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम होगा पोस्टमार्टम। आपने हॉस्पिटल में सुना होगा कि इस पर्सन का इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होनी है, तो उसका पोस्टमार्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि एक्चुअली पेशेंट की डेथ किससे हुई है। ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। उस टर्म को बोला जाता है ऑटोप्सी, ध्यान रखिएगा। और उसका दूसरा नाम होगा पोस्टमार्टम। तो इम्बाल्मिंग होता है प्रिजर्व ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑटोप्सी हो गया, पोस्टमार्टम। यूथनेसिया क्या होता है, सेल्फ मतलब इच्छा मृत्यु, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डेथ। मतलब पर्सन चाहता है कि हम खुद से क्या हो जाए कि इस स्टेज से हम बाहर आ जाएं, और तनाव फुल होने की वजह से वो चाहता है कि हमारी मृत्यु हो जाए, वो मरना चाहता है सेल्फ से, वो क्या कहलाता है आपका इनक्योरेबल बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूथनेसिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड हेल्थ डे है जो, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। इसका ऑप्शन बताना है आपको, 1947, 1948, 1950, 1960। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को क्या किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO जिसका शॉर्ट नेम होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और यह एक इंटरनेशनल एजेंसी से होती है। ये लॉन्च कब किया गया था, 7 अप्रैल। और इसका अगर पूछा जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है। ध्यान रखिएगा, हेड क्वार्टर ऑफ WHO कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, समझ में आया। और कब लॉन्च किया गया था, 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट आर केप्ट इन कलर्ड बैग अंडर BMW। ठीक है, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट आर केप्ट इन कलर बैग अंडर BMW। इसमें पूछा जा रहा है कि जो मेटेलिक बॉडी होती है, मेटल की जो बॉडी है, मेटेलिक बॉडी मतलब मान लीजिए जो मेटल के सब्सटेंस होते हैं, उसको कहाँ पे रखा जाता है, कौन से कलर बैग में हम रखेंगे, ब्लू कलर बैग में रखेंगे। BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो किस में हम करेंगे, ब्लू कलर वाले में करेंगे, येलो कलर में, रेड कलर में, व्हाइट कलर में, किस में हमको उसको इम्प्लांट करना है ये बताना है आपको। तो कौन से कलर में करेंगे ये आपको बताना है, कि मेटेलिक जो मटेरियल होता है आपका, उसको हम किस में डिस्पोज करेंगे। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट किस में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किस में डिस्पोज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अंडर द रूल ऑफ 2016। रूल ऑफ 2016 के अंडर में WHO के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो कहाँ पे किया जाता है, ये ब्लू कलर वाले बैग में आप करोगे, ब्लू कलर वाले में। समझ में आया, किस में करना है, ब्लू कलर में। ठीक है, मेटेलिक बॉडी जो इम्प्लांट करोगे कहाँ पे करोगे आप, ब्लू कलर में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एथलीट फूड कॉज्ड बाय, एथलीट फूड जो होता है किसकी वजह से होता है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। तो एथलीट फूड किसकी वजह से होता है आपका, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है आपका एथलीट फूड। और स्पेशली रूप से आपने देखा होगा, जैसे कि जो प्रोलॉन्ग टाइम पर एथलीट क्यों बोला गया है, जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज़्यादा उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, वो खड़े रहते हैं, उनके जो पैर में क्या होता है, प्रेशर बनता है, और इस तरह में उनका जो पैर होता है वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है स्किन्स में। तो धीरे धीरे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एथलीट फूड बोलते हैं। तो ना तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ना तो वायरस, ना पैरासाइट, किसकी वजह से होता है आपका, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मिल्क सीक्रेटेड फॉर द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी। पूछा जा रहा है इसमें कि जो मिल्क सीक्रेट होता है फॉर द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी, तो कौन सा मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, नॉन ऑफ दिस। तो फर्स्ट 3 days मतलब स्टार्टिंग से लेके 3 दिन तक आफ्टर बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 3 दिन तक कौन सा मिल्क सीक्रेट होता है, कोलेस्ट्रम होता है, ट्रांजिशनल मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क होता है, या तो फिर नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रम जो होता है आफ्टर 3 days क्या होता है, डिलीवरी के बाद ये सीक्रेट होता है, जो स्पेसिफिक रूप से इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो बेबी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फॉर द इन्फेक्शन से, और उसकी बॉडी के जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मदर का मिल्क क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले इंक्रीज करता है बॉडी में रेजिस्टेंस पावर ऑफ डिसीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो सबसे ज़्यादा होते हैं आपके फर्स्ट मिल्क में, जिसको हम बोलते हैं पीला गाढ़ा मिल्क देना चाहिए बच्चे को, जो
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मिल्क उसको नहीं देना है, किसी प्रकार का बाहर का मिल्क नहीं देना है, बच्चे को हमेशा मदर मिल्क ही देना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो इसमें 3 डेज का बताया गया है, जो कोलेस्ट्रम होता है वो 3 डेज तक क्या होता है, सीक्रेट होता है। इसके बाद आपका ट्रांजिशनल मिल्क होता है। देन इसके बाद रिच अमाउंट ऑफ द, जो मतलब बोलना चाहिए कि वाटरी फॉर्म में या विटामिन या मिनरल्स फॉर्म में आपका मिल्क होता है, वो होता है मैच्योर मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क, जो कि बच्चे का सबसे ज़्यादा जो बोलना चाहिए कि फोर मिल्क जो होता है आपका मैच्योर मिल्क होता है, वो बच्चे के थर्स्ट को मतलब प्यास को क्या करता है, कम करता है। बच्चों को प्यास ना लगे तो मैच्योर मिल्क उसको क्या करता है, फुलफिलमेंट करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शुगर होता है, वाटरी फॉर्म जो मिल्क होता है, वो मैच्योर मिल्क में प्रेजेंट होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैच वाले क्वेश्चन हमने इसलिए रखा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है। और बार बार मैंने 3-4 इस वाले सेशन में मैंने 3-4 ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस रखे हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्योंकि अगर इसमें से अगर एक भी अगर ऑप्शन बनता मतलब आप क्लियर आउट करो, लेकिन एक ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं चल रहा है, आपको सारे ऑप्शन अच्छे से देखना है, ताकि मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी एक पूछता है तो आपको ईजिली बन सके। तो चलिए देखते हैं, इंक्रीज ब्लड शुगर किसको बोला जाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या इंक्रीज पल्स रेट। ऑप्शन पढ़ते हैं, टकीकार्डिया, हाइपरवोलेमिया, टकीकार्डिया और आपका हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसमें देखना है आपको इंक्रीज ब्लड शुगर, तो आपका हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होता है डिक्रीज ब्लड शुगर, जब शुगर का लेवल ब्लड में, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, हाइपर यानी ज़्यादा, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इंक्रीज ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है उसको हम टकीकार्डिया बोलते हैं, या तो आप ऊपर भी बोल सकते हो या नीचे भी टकीकार्डिया आप बोल सकते हो ब्लड प्रेशर को, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, क्योंकि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट ये सारे क्या होते हैं, इसको हम कार्डिया वर्ड से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर रिस्पायरेशन होता तो अपनिया, टकीपनिया हो गया, ब्रडीपनिया हो गया, अपनिया वर्ड अगर कहीं पे आता है तो समझ लेना रिलेटेड टू रिस्पायरेशन, अगर कार्डिया वर्ड आता है तो मतलब समझ लेना रिलेटेड टू पल्स रेट, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, टकीकार्डिया कहलाएगा। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो तो हाइपरवोलेमिया कहलाएगा, ये हो गया इसका ऑप्शन। उसके बाद आपका डी नंबर हो गया टकीकार्डिया। पल्स रेट, तो दोनों टकीकार्डिया सेम है, आपका ध्यान रखिएगा, पल्स रेट इंक्रीज होता है तो भी टकीकार्डिया हम बोलेंगे। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो भी हम क्या बोलेंगे, टकीकार्डिया बोल सकते हैं। या तो आप उसको बोल सकते हो हाइपर टेंशन भी बोल सकते हो, अगर हाइपर टेंशन वर्ड भी आता है टकीकार्डिया में, अगर आपका अगर यहाँ पे टकीकार्डिया तो आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो गया। और इंक्रीज अगर ब्लड प्रेशर की जगह में अगर आपका आता है तो यहाँ पे अगर हाइपर टेंशन वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका हाइपर टेंशन वर्ड आता है तो हाइपर टेंशन आपका हो जाएगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। और हाइपोटेंशन आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा। और वहाँ पे अगर ऑप्शन में टकीकार्डिया अगर नहीं दिया है, हाइपर टेंशन दिया है, तो आपको फिर टकीकार्डिया नहीं लगाना, टकीकार्डिया फिर किसका हो जाएगा, पल्स रेट या तो फिर हार्ट रेट का होगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप इसको करेक्ट करके आ सकते हो। समझ में आया। तो हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन अगर दिया तो वो रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर से होगा आपका, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर टकीकार्डिया करके पूछा है तो आप बता सकते हो, तो भी आपका यहाँ पे रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो टकीकार्डिया हो गया आपका, हाइपरवोलेमिया हो गया आपका, ठीक है। तो ये पल्स रेट आपका इंक्रीज हो गया तो टकीकार्डिया कहलाएगा। तो इसमें देखना है आपको कौन से ऑप्शन में कौन सा मेल करेगा। ऑप्शन ए जो है इसका शायद करेक्ट है, देखिएगा, ए नंबर का हो गया डी, ठीक है, बी नंबर का हो गया टकीकार्डिया, ठीक है, सी नंबर का हो गया बी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लेते हैं, कभी कभी इन्हीं क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और सही आंसर नहीं लगा के आते, वो गलत कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके रखिएगा, किसमें क्या होगा ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर बैठते हो तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से भी घुमा के पूछेगा एग्जामिनर, तो आप अच्छे से आंसर उसको दे सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब पूछा जा रहा है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना या इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है, मेट्राइटिस, ओफ्राइटिस, सल्पिंजाइटिस या वेजाइनाइटिस, क्या कहलाता है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या कहलाएगा आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहलाएगा आपका सल्पिंजाइटिस। ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है आपका, सल्फिंजाइटिस। ओफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, ओफ्राइटिस कहलाता है, ठीक है। मेट्राइटिस क्या कहलाता है आपका, मेट्राइटिस मतलब
समझ में आया है आपको? वेजाइनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, ओफ्राइटिस मतलब मेट्राइटिस मतलब क्या होता है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस। मेट्राइटिस इंडोमेट्रियम हो गया जैसे आपका, ठीक है, इंडोमेट्रियम होगा, पेरीमेट्रियम होगा। तो मेट्रियम वर्ड अगर आता है मतलब किससे रिलेटेड होगा आपका, यूट्राइन ट्यूब से होगा। तो यूट्रस का इन्फ्लेमेशन कहलाता है मेट्राइटिस। ओफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी। सल्पिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। The placenta is said to be retained when it is not expelled out even. जब प्लेसेंटा, उसको उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जब प्लेसेंटा बोला जा रहा है इसमें कि जब प्लेसेंटा आपका रिवेल्ड आउट नहीं होता है, मतलब इस टाइम पे क्या होता है, प्लेसेंटा आपका एक्सपेल्ड आउट नहीं होता है आफ्टर डिलीवरी, कितने टाइम के बाद, तो इसको आपको बताना है। तो 30 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, कि 60 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, कि 75 मिनट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, कि 100 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। कितने टाइम्स के लिए प्लेसेंटा को बोला जा रहा है कि बर्थ के बाद, बच्चा जन्म जब ले लेता है कितने टाइम के बाद प्लेसेंटा का क्या होना, एक्सपेल्ड आउट होना, मतलब बोल रहा है कि इस टाइम पर अगर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है, नॉट बोला है, नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन, तो वो क्या कहलाएगा, रिटेन प्लेसेंटा कहलाएगा। तो कितने टाइम तक मतलब बोला जा रहा है, तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 30 मिनट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे, आधे घंटे तक, 30 मिनट्स तक क्या होना चाहिए कि अगर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है, मतलब प्लेसेंटा क्या है, रिटर्न है। कहीं ना कहीं प्लेसेंटा क्या है, अभी मान लीजिए कि प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्लेसेंटा भी अटैच है, तो उसको मैनुअल रिमूव करना होगा। तो जो इसका टाइम बताया जा रहा है कि आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा अगर जन्म ले लिया है तो मिनिमम टाइम होना चाहिए उसका, मैक्सिमम टाइम उसका 30 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न प्लेसेंटा बोलेंगे। तो इस कितना टाइम है, 30 मिनट्स तक, नॉर्मल टाइम क्या है उसका, 30 मिनट्स तक आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी के जन्म लेने के बाद उसको 30 मिनट के बाद क्या होना है, एक्सपेल्ड आउट हो जाना चाहिए, ये इसका करेक्ट टाइम है। देन इसके बाद हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। देखिए मैच करके क्वेश्चन हमने बहुत सारे रखे हैं, आपको इसमें डेवलपमेंटल स्टेज बताना है, जिसमें साइकोसेक्सुअल थ्योरी एरेक्शन के थ्रू दिया गया था। साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी था आपका, सिगमंड फ्रॉइड और एरेक्शन। साइको डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, लेकिन साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया था एरिक्सन ने। तो ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। इसमें फैलिक स्टेज नहीं दिया हुआ है, एक स्टेज हटाया गया है, ओरल स्टेज बताया गया। तो ओरल स्टेज कब कब का होता है, देखो ये भी क्या है आपका, ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ओरल स्टेज होगा आपका 0 to 18 मंथ का, ध्यान रखिएगा। ओरल स्टेज क्या होगा, 0 to 18 मंथ का, जिसको हम इन्फेंट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 ईयर का आपका होगा। एनाल स्टेज होगा आपका 3 ईयर का, जिसको हम बोलते हैं टोडलर। इसका दूसरा नाम आप टोडलर बता सकते हो, टोडलर, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं इन्फेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, इन्फेंट। लेटेंसी स्टेज क्या होता है आपका, इसके बाद फैलिक स्टेज होता है, तो फैलिक इसमें दिया नहीं है। फैलिक जो होता है 3 to 6 ईयर होता है, ठीक है, 3 to 6 ईयर होता है, इसको हम बोलते हैं प्री स्कूल एज बोल सकते हैं, ठीक है। लेटेंसी स्टेज क्या होता है, 6 to 12 ईयर, जो कि क्या होता है, स्कूल एज। इसका ऑप्शन होता है ये, इसको हम बोलते हैं स्कूल एज, स्कूल एज, ठीक है। और जेनिटल स्टेज क्या होता है आपका, एडोलसेंस एज, इसको हम क्या बोलेंगे, एडोलसेंस एज बोलेंगे, एडोलसेंस, या एडल्ट एज जो होता है, एडोलसेंस एज बोलते हैं। जेनिटल स्टेज को बोलते हैं 12 to 20 ईयर्स। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ओरल स्टेज में तो सबसे पहले हमने बताया 18 मंथ, मतलब आपका होगा बच्चा जब 1 साल से लेकर 1 से 1.5 साल तक का बच्चा अगर होगा, वो ओरल स्टेज में आता है। तो इसका ए का सबसे पहले देखिएगा दिया है बी, फिर बी नंबर का दिए, देखिए ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए का आंसर हो गया सबसे पहले बी, ओरल स्टेज में। बी का हो गया ए 18 मंथ टू 3 ईयर। सी का हो गया आपका सबसे पहले सी नंबर का क्या हो गया, हाँ सी ही हो गया, ठीक है। सी का सी हो गया लेटेंसी। लेटेंसी जो स्टेज होता है आपका, इसमें क्या बताया गया 6 to 12 ईयर। तो ये तो आपका यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी, यहाँ पे डी होना चाहिए और इसके बाद सी होना चाहिए, क्योंकि जेनिटल स्टेज होता है आपका 12 to 20 ईयर्स और लेटेंसी स्टेज होता है आपका 6 to 12 ईयर। तो बी ए सबसे पहला आंसर है। ओरल का क्या हो गया, बी नंबर। एनाल का हो गया ए नंबर। बी ए ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, और उसके बाद क्या होता है आपका जेनिटल स्टेज। तो लेटेंसी 6 to 12 ईयर होता है, जेनिटल आपका 12 to 20 ईयर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में मिस्टेक है, यहाँ पे आपका डी होगा, पहले डी होगा उसके बाद सी होगा, ध्यान रखिए, करेक्ट कर लीजिएगा, इसको गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मैच द फॉलोइंग।
मैच द फॉलोइंग, आपको देखना है, इसमें मैच करना है। डिस्प्लेसिया, सीलियक डिसीज, पिटैकी, निक्टोलेपिया। तो क्या होता है, सबसे पहले डिस्प्लेसिया क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो एबनॉर्मल टिश्यू की जो ग्रोथ होती है, हाइपरप्लेजिया आपने देखा होगा, और एक मैंने आपको बताया था ना अभी, यूटोसिया, डिस्टोसिया। तो डिस मतलब होता है एबनॉर्मल, डिस यानी एबनॉर्मल। अप्लेजिया मतलब ग्रोथ, हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज, जब ग्रोथ इंक्रीज होती है उसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेजिया बोला गया है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ अगर बोला गया है वो क्या होता है आपका, डिस्प्लेजिया। तो ये तो डिस्प्लेजिया। सीलियक डिसीज क्या होती है, सीलियक डिसीज में आपने देखा होगा इंटेस्टाइनल मॉल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। स्पेशली रूप से सीलियक डिसीज में हम व्हीट का जो आइटम होता है, गेहूं से बने हुए जो मटेरियल होते हैं वो नहीं देते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से क्या होता है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उस पेशेंट को गेहूं से बने व्हीट मटेरियल उसको नहीं दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद पिटैकी, पिटैकी क्या होता है, हीमोरेस जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं पिटैकी। पिटैकी किसको बोलते हैं, हीमोरेस। ब्लीडिंग होना, पिटैकी क्या वर्ड का नॉर्मल टर्म में क्या होता है, हीमोरेज का, पिटैकी इसको बोलते हैं ब्लीडिंग होना, ब्लड लॉस होना, ब्लड का निकलना क्या कहलाता है, हीमोरेज, और उस टर्म को बोलते हैं पिटैकी। निक्टोलेपिया क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। निक्टोलेपिया का दूसरा नाम क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। किसके डिफिशियंसी से होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। जब इसका लेवल जो कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, लेवल कम हो जाता है, तो क्या होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और इसका टर्म का नाम है नेक्टोलेपिया। और इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। अब चलो मिलान करते हैं, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो डिस्प्लेजिया तो हो गया आपका सी नंबर, सबसे पहला तो सी नंबर हो गया। सीलियक डिसीज, फिर उसके बाद सी के बाद डी आता है, देन इसके बाद पिटैकी जो हो गया, फिर ए आता है, और निक्टोलेपिया हो गया आपका बी। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सी डी ए बी। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, होगा आपका सी डी ए बी। समझ में आ गया होगा आपको। डिस्प्लेजिया क्या बोलते हैं हम, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, सीलियक मतलब इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, पिटैकी हीमोरेज, और निक्टोलेपिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए ये भी स्टेटमेंट बेस में हमने क्वेश्चन रखा है, और अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आंसर आप करेक्ट सही लगा के ही नहीं आओगे। क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के अगर पूछता है तो आप आंसर दे सकते हो, क्लियरली दे सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन आर असर्शन। इसमें दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, एक तो पहला कॉन्सेप्ट दिया रहेगा और दूसरा उसका रीजन दिया होगा, किसकी वजह से वो दिया गया है। ठीक है। तो व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटेड ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ये तो सही बात है। ठीक है। जब प्लेसेंटा कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, पार्शियली या हाफ, वो जिसको बोलते हैं, या तो कंप्लीटली बोल सकते हैं उसको, कंप्लीटली या पार्शियली रूप से क्या होता है, लोअर सेगमेंट में, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। जैसे मान लीजिए ये यूट्रस हो गया, और इस लोअर सेगमेंट में कंप्लीटली रूप से मतलब ये कंप्लीटली हो गया, या हाफ अगर बोलते हैं तो अगर एक एरियाज में, अगर मान लीजिए ये यूट्रस हो गया और एक एरियाज में अगर ये पार्शियली हो गया, और कंप्लीटली मतलब टोटल क्या कर रहा है, सर्वाइकल एरिया को कवर कर रहा है, तो कंप्लीटली रूप से अगर क्या कर रहा है वो आपका प्लेसेंटा अगर वहां पे अटैच है यूट्राइन सेगमेंट में, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये तो करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन इसका रीजन क्या है, रीजन क्या बता रहा है, फर्टिलाइज ओवम ड्रॉप डाउन एंड इम्प्लांट ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सेलेक्ट द आंसर। तो जो फर्टिलाइज ओवम है, वहां पे जो ओवम फर्टिलाइज हुआ है वो कहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया, इम्प्लांट इन द लोअर यूट्राइन में। लोअर यूट्राइन में क्या हो गया है, वो इम्प्लांट हो गया है, ये इसका रीजन बता रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या बोथ ए आर ट्रू बट इज आर इज फॉल्स, या बोथ ए आर फॉल्स बट आर इज ट्रू। बताया जा रहा है कि क्या ए और आर दोनों करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेन किया गया है क्या दोनों सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हाँ ये दोनों सही ऑप्शन है, क्योंकि फर्टिलाइज ओवम ही ड्रॉप डाउन हो गया है इम्प्लांट इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो आपका जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे चला गया, आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच साइट ऑफ ब्लीडिंग हेमाटोमाइलिया रिप्रेजेंट, विच साइट ऑफ ब्लीडिंग हेमाटोमाइलिया रिप्रेजेंट, ब्लड इन स्टूल, ब्लड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ब्लीडिंग फॉर पर वेजाइना, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। किसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग हेमाटोमाइलिया किसको बोलेंगे। तो ब्लड इन स्टूल तो सभी को मालूम है, क्या बोलते हैं हम, हिमेटोचीजिया बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हिमेटोचीजिया, हिमेटोचीजिया बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड इन स्टूल हिमेटोचीजिया, जिसका दूसरा नाम होता है मिलेना, क्या बोलेंगे, मिलेना। ठीक है। वहीं पे हम बात करें ब्लड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्लड साइड ब्लीडिंग हिमेटोमाइलिया। माइलिन शीथ से नाम ध्यान रखना, माइलिया वर्ड अगर आए मतलब स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड टू, माइलिया मतलब माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ कहाँ होती है आपका
स्पाइनल कॉर्ड में तो माइलिया, हीमेटो यानी ब्लड, माइलिया यानी माइलिन से मतलब स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन से प्रेजेंट होती है। माइलिया वर्ड से याद रखना, मैं याद करने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो ब्लड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड क्या कहलाएगा आपका? हीमेटोमाइलिया। और ब्लड इन स्टूल में क्या कहलाएगा? हीमेटोचीजिया। अगर यहीं पे ब्लड इन स्पुटम होता तो क्या दिया होता? हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस वर्ड अगर आता है मतलब ब्लड इन स्पुटम। समझ में आया? हीमोप्टाइसिस क्या होता है? ब्लड इन स्पुटम। स्पुटम में ब्लड आना क्या कहलाता है आपका? हीमोप्टाइसिस। फिर इसके बाद ब्लीडिंग पर वेजाइना, वेजाइना से ब्लीडिंग होना मेट्रोरेजिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया हम बोल सकते हैं, ठीक है, मेट्रोरेजिया। यूट्रस से, वेजाइना से अगर ब्लीडिंग अगर होती है तो क्या होता है? मेट्रोरेजिया। ठीक है। अब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इपिस्टैक्सिस बोलते हैं। इपिस्टैक्सिस, इस टर्म को बोलेंगे हम इपिस्टैक्सिस। ध्यान रखिएगा, नोज के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड अगर निकलता है, वो क्या कहलाता है? इपिस्टैक्सिस। ब्लीडिंग पर वेजाइना वो क्या कहलाता है आपका? मेट्रोरेजिया। और देन इसके बाद ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है आपका? तो ब्लड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा आपका? हीमेटोमाइलिया कहलाएगा। और स्टूल क्या कहलाएगा? हीमेटोचीजिया बोलते हैं। स्टूल में ब्लड का फॉर्म होना क्या कहलाता है? हीमेटोचीजिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। आपको कैसा लगा आज का सेशन? और अगर इन क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और है, मैं आपको थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट का बता देती हूँ, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का कहना था कि मतलब ये स्टेटमेंट वाले समझ में नहीं आते हैं, तो मैं थोड़ा इसको लास्ट में आपको इसको समझा देती हूँ कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ जो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, ये पहला गिव द बिलो जो स्टेटमेंट मतलब टू स्टेटमेंट को जो एम्स के पेपर है उसमें से ऐसे क्वेश्चन बने हुए दिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए रहेंगे, दो क्वेश्चन देंगे। सबसे पहला तो उसका जो क्वेश्चन का मीनिंग, स्टेटमेंट मतलब समझिए फर्स्ट एसर्शन का मतलब होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया रहेगा कि किसकी वजह से वो होता है, ठीक है। ऐसा उस इंट्रोडक्शन मतलब वो क्या है, सॉरी होता है वो तो आर में दिया रहेगा, रीजन में किसकी वजह से होता है उसका कारण क्या है तो वो रीजन में दे देगा। और इंट्रोडक्शन में दे देगा जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया अगर बताया है तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है सबसे पहले तो बताएगा, और किसकी वजह से होता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो प्लेसेंटा प्रीविया होता है। और एक बच्चे का इसमें कमेंट्स आया था कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया, तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में दोनों में डिफ्रेंसिएशन आपको बता देती हूँ। एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है? ज़्यादा खतरनाक होता है प्लेसेंटा प्रीविया की कंपेयर में। क्यों? क्योंकि एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है कि ये अर्ली डिटैचमेंट होता है, अर्ली डिटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन सेगमेंट। अर्ली होता है, अर्ली मतलब आपका कहीं पे भी हो सकता है, जल्दी हो जाता है ये डिटैचमेंट। 28 वीक की प्रेगनेंसी में ये कहीं पे भी मतलब समझिए कि 20 वीक में अर्ली डिटैचमेंट हो जाएगा। तो इसमें तो कभी कभी पता भी नहीं चल पाता। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, कंसील्ड एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है आपका, मिक्स्ड प्लेसेंटा होता है, रिवेल्ड प्लेसेंटा प्रीविया होता है और मिक्स्ड होता है, ठीक है। 4 प्रकार के ये होते हैं। सबसे पहले तो अगर रिवेल्ड में देखें तो इसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होती रहती है और क्या होता है आपका, और पार्ट वहीं पे भी क्या रहता है, कलेक्ट होता रहता है। देन उसके बाद आपका रिवेल्ड के बाद क्या होता है, मिक्स्ड होता है। मिक्स में क्या होता है आपका, रिवेल्ड में क्या होगा, वहीं पे वो रुका रहता है, कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती, तो वो रिवेल्ड कहलाता है। मिक्स्ड होता है कि आधा क्या होता है, पार्ट वहाँ पे रुका होता है और आधा पार्ट क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, वो मिक्स्ड कहलाता है आपका। कंसील्ड हो गया, कंसील्ड वाला पार्ट हो गया आपका। कंसील्ड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसमें भी क्या होगा आपका, समझ में आया? एब्रप्सियो प्लेसेंटा आपको समझ में आ गया होगा कि कंसील्ड वाला किसमें होता है आपका, रिवेल्ड जो होता है। रिवेल्ड में क्या होगा, टोटली क्या रहेगा, ब्लीडिंग होती है। दोनों में डिफरेंट ध्यान रखिएगा कितने टाइप के एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। एक तो कंप्लीट होता है, कंप्लीट एब्रप्सियो प्लेसेंटा हो गया आपका, कंसील्ड होता है आपका, रिवेल्ड होता है और मिक्स्ड होता है। देखिए कंसील्ड में कंप्लीटली मतलब होता है टोटल वहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा अर्ली डिटैचमेंट, और कितने वीक की प्रेगनेंसी में होता है, 20 वीक। क्योंकि एब्रप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। और इसका मतलब होता है अर्ली, जल्दी ही क्या हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है प्लेसेंटा का, अर्ली डिटैचमेंट हो जाता है प्लेसेंटा का यूट्राइन सेगमेंट में, ठीक है। और कंसील्ड मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। रिवेल्ड मतलब क्या होगा आपका, वहीं पे रिवेल्ड रहेगा, रुका रहेगा। कंसील्ड मतलब क्या होता है, वहाँ पे कुछ पार्ट वहाँ पे ब्लीडिंग होती रहती है, वो कंसील्ड कहलाता है। और मिक्स्ड मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट वहाँ पे रुका रहेगा और कुछ पार्ट क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट होता है, बाहर होता है। सबसे खतरनाक तो क्या हो जाएगा इसमें,
आपका रिवेल्ट हो जाएगा, जिसमें ब्लीडिंग ही नहीं होगी और पता भी नहीं चल पाएगा कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है। और इसमें लास्ट में क्या होता है, यूट्राइन डेथ, इंट्रा यूट्राइन डेथ होने के चांसेस, स्टिल बर्थ इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं और पेनफुल कंडीशन रहती है। इसमें क्या होता है, मदर को भी इन्फेक्शन हो जाता है, तभी बोला जाता है कि बच्चे और मदर को दोनों को इसमें क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहती है एब्रप्सियो प्लेसेंटा में। समझ में आया? तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन समझिएगा। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब होता है लोअर सेगमेंट, मतलब यूट्रस के लोअर सेगमेंट में, लोअर पार्ट में क्या होता है, प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हो जाना, और ये 28 वीक की जेस्टेशन में होता है आपका। और ये प्रॉब्लम अर्ली, जल्दी ही क्या होता है, प्रेगनेंसी के जल्दी ही क्या होता है, अर्ली डिटैचमेंट अगर होता है वो क्या कहलाता है आपका, एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहलाता है। कुछ बच्चों का मैंने कमेंट्स देखा था जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लेसेंटा में उनको डाउट है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा अच्छे से और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक आपको बार बार ये चीज़ें भूल जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर की जगह पे अगर हटा के यहाँ पे अर्ली दे देता, अर्ली डिटैचमेंट ऑफ यूट्राइन सेगमेंट, अर्ली मतलब जल्दी, अगर लोअर की जगह अर्ली दे देता तो वो क्या कहलाता है आपका, एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहलाता। लेकिन यहाँ पे लोअर दे दिया, मतलब क्या होता है आपका, प्लेसेंटा प्रीविया होता है। समझ में आ गया? ठीक है। और बच्चे पूछ रहे थे मेरा नाम, तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है पूजा मिश्रा, ठीक है, फ्रॉम रीवा, मैं रीवा से हूँ, MP स्टेट से हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों को गायनिक सब्जेक्ट में, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं गायनिक का थ्योरेटिकल क्लास, तो मैं थ्योरी क्लास अपने यूट्यूब चैनल में खुद बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे यूट्यूब में चैनल में अगर आपको कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर लिख लीजिएगा 9589800455, इस नंबर पे मुझसे संपर्क करिएगा। और क्लास अगर थ्योरी बेस में क्लास चाहिए तो आप थ्योरी बेस में वो क्लास अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में उसको बना रही हूँ। और ओबीजी में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, गायनिक सब्जेक्ट में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मुझसे ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और जिन बच्चों को जिसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। समझ में आया? और अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो संपर्क करेंगे मेरे नंबर में, मैं उनको ये डाउट क्लियर करूँगी। धन्यवाद। देखिए लास्ट में ये भी कहूँगी कि जैसे देखिए कुछ बच्चों का क्या है कि क्वेश्चन तो समझ में आता है, लेकिन अनयूजुअल जो कमेंट्स करते रहते हैं, क्या है ये सब, तो अनयूजुअल कमेंट्स मत करिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, अगर चीज़ों को समझोगे नहीं, लैंग्वेज आप समझोगे नहीं, क्योंकि सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इतने दिनों से मैं क्लासेस अगर ले रही हूँ तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिंदी में क्वेश्चन का बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए कि हिंदी में क्वेश्चन, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं पूरा हिंदी से करती हूँ, केवल क्वेश्चन इंग्लिश से रखती हूँ। क्योंकि अगर आप एम्स का पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश, कभी कभी तो पेपर में हिंदी पूछता ही नहीं है। मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पेपर में अगर हिंदी नहीं दिया, फिर क्या करोगे, फिर तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपको सबसे पहले टर्म को समझना होगा। टर्म अगर समझ के चलोगे आप, कोई भी टर्म को अगर ऐसा लाइकली आप लेके नहीं चलोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मत पड़े रहो, आप सीधे अपने कंपटीशन को देखो, आप अपने इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट को समझो, चीज़ों को समझो, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के पीछे मत भागो, ठीक है। जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे भागते हैं उन बच्चों को मैं स्पेशली सजेस्ट कर रही हूँ कि वो बच्चे इसमें ना रहें, कि हिंदी नहीं है, कि इंग्लिश नहीं है, कि ऐसा नहीं है वैसा, ये सारी चीज़ें ना देखकर आप सिर्फ क्लास को वॉच करो। क्लास को अगर बार बार देखते हो, रिपीटेशन आप क्लास अगर देखोगे तो चीज़ें धीरे 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 आपको समझ में आने लगेंगी। क्योंकि हर स्टेट, हर कंट्री से हर कोई तो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा कि वो वहाँ आपको सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो सभी लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, सबका जो लैंग्वेज है वो सबका चेंज है। जैसे अगर आप जिस स्टेट से हो, आपको हो सकता है कि मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में ना आए, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उसमें कॉम्प्लिकेशन करूँ कि मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हम अगर समझने की कोशिश करेंगे ना तो ऑल ओवर इंडिया की लैंग्वेज समझ सकते हैं। समझ में आया? तो आपको इसको समझना होगा, चीज़ों को देखना होगा, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, आप उसको पकड़िए, आप उसको समझिए। जब तक चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कैचअप करने की कोशिश नहीं करेंगे क्वेश्चन को, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसमें बताइएगा। धन्यवाद।